नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। फ्राइडे के दिन मार्च सीरीज की शुरुआत हो गई और शुरुआत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, जिसका मेन रीजन है यूएस के बढ़ते बॉन्ड यील्ड्स। बॉन्ड यील्ड्स का मतलब है बॉन्ड रिटर्न्स, और ऐसी सेम सिचुएशन इंडिया में भी बाय द वे दिखाई देती है। तो अब स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के पास दूसरा ऑप्शन आ गया है कि वो बॉन्ड मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, जहां पर रिस्क बहुत ही कम दिखाई देता है और इसका रिटर्न्स का जो ट्रेंड है वो भी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट से पैसा शिफ्ट हो सकता है, इसके कारण मार्केट प्रेशर बना हुआ है। और दूसरा रीजन ये भी है कि यूएस ने एयर स्ट्राइक किया सीरिया पर, तो इंटरनेशनल पीस के खिलाफ हमें दिखाई देता है, तो इसके कारण भी मार्केट में पैनिक आता हुआ नजर आता है। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ा रीजन है, जो कि है इंटरेस्ट रेट हमें बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम रखे गए हैं, क्योंकि इकोनॉमी को सपोर्ट करना बहुत ही जरूरी था। लॉकडाउन में काम धंधा सब बंद हो चुका था, इकोनॉमी को सपोर्ट करना जरूरी था, तो अलग अलग सेंट्रल बैंक्स ने यह डिसीजन लिया कि इंटरेस्ट रेट को कम रखा जाएगा। स्पेशली यूएस के सेंट्रल बैंक ने, जो कि है फेडरल रिजर्व, जो कि सबसे बड़ी इकोनॉमी भी हमें दिखाई देती है, लेकिन सबका डिसएडवांटेज भी होता है। तो इंटरेस्ट रेट को कम करने का डिसएडवांटेज ये है कि इसके कारण लिक्विडिटी बहुत ही बढ़ गई और इन्फ्लेशन भी बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई हमें बढ़ती हुई नजर आती है, तो उसे कंट्रोल करना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो जब उसे कंट्रोल किया जाएगा, जब इंटरेस्ट रेट को वापस बढ़ाया जाएगा, तो स्टॉक मार्केट से हमें पैसा निकलता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि फिलहाल की जो तेजी आई है, हम सभी को पता है, फंडामेंटल बैकअप बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी और स्टॉक मार्केट से पैसा निकलता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि ये रातों रात नहीं होने वाला है। जो चेयरमैन है फेडरल रिजर्व के, उन्होंने खुद कहा है कि फेड इज इन नो हरी टू रेज इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में कोई जल्दबाजी नहीं होने वाली, लेकिन मार्केट हमेशा 2 कदम पहले चलता हुआ नजर आता है। लॉकडाउन हुआ, उससे पहले ही मार्केट गिर गया था, और जब वैक्सीनेशन हुआ, वैक्सीनेशन तो अभी अभी हुआ, लेकिन उसके पहले ही मार्केट कौन से नए नए लेवल्स पर पहुंच चुका था। तो मार्केट हमेशा पहले ही चलता है। ऐसा नहीं होने वाला कि डिसीजन लिया गया और उसके दूसरे दिन से ही मार्केट गिरना शुरू होगा। मार्केट हमेशा 2 कदम पहले चलने की कोशिश करता है। तो मार्केट क्रैश होगा, कब क्रैश होगा, ये सब हमें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मार्केट को टाइम करने की कोशिश हमें नहीं करनी है, लेकिन हमारे पैसे को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एट लास्ट हमारा गोल है हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करना। तो इक्विटी से फिलहाल पैसा थोड़ा सा कम किया जा सकता है, अपने रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, और दूसरे एसेट में आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर इक्विटी से पैसा निकाला जाए तो दूसरा जो एसेट है वो है गोल्ड। यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा एसेट है। अगर आप इक्विटी से पैसा निकालते हैं तो ये एक अच्छा एसेट हो सकता है, एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको तो पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है, स्टॉक मार्केट जब नीचे जाता है तो जनरली गोल्ड में अच्छी तेजी हमें देखने को मिलती है। तो फिलहाल स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, और इसी के कारण गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे करेक्शन पे अवेलेबल है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। कैसे निवेश किया जाए, तो एक तो ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा जा सकता है जो आरबीआई इशू करता है, उससे डायरेक्टली प्राइमरी इशू में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर सेकेंडरी मार्केट यानी कि शेयर मार्केट से भी आप एसडीबी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं। एक और अच्छा ऑप्शन है निप्पॉन का इंडिया गोल्ड बीस ईटीएफ। ईटीएफ में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट के बराबर है, लेकिन आपके पास ऑफ कोर्स फिजिकल गोल्ड नहीं होगा, पेपर गोल्ड इसे आप समझ सकते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 40 रुपए का ईटीएफ है। अलग अलग ईटीएफ आपको मिल जाएंगे, निप्पॉन का है, कोटक का है, एचडीएफसी का है, यूटीआई का है, लेकिन ये सस्ता है, सबसे 40 रुपए का है। बाकी सबका मूवमेंट सेम रहेगा, मूवमेंट में कोई आपको फर्क देखने को नहीं मिलने वाला है, लेकिन कुछ 4000 के हैं, तो रिटेल निवेशक को शायद कभी प्रॉब्लम हो जाए। तो इसमें आपको ज्यादा लिक्विडिटी भी मिल जाएगी, हाई लिक्विडिफाइड आपको लिक्विडिटी आपको इसमें बहुत ही ज्यादा मिल जाती है। कुछ और डेटा के बारे में बात करें तो इसका जो एयूएम है 5,500 करोड़ का है, और एक्सपेंस रेशियो 0.82% हमें दिखा देता है। तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा एसेट क्लास जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं वो है डेट फंड, यानी कि बॉन्ड्स में निवेश किया जा सकता है। और जब भी डेट फंड की बात आती है तो मैं जनरली गिल्ड फंड ज्यादा पसंद करता हूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करना बहुत ही पसंद करता हूं। तो एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड एक अच्छा फंड है जहां पर निवेश किया जा सकता है। सीएजीआर आप देख सकते हैं, 5 साल का सीएजीआर 10.41% है, एग्जिट लोड 0 है, तो ये भी एक अच्छी बात है। एक्सपेंस रेशियो हमें 0.47% दिखाई देता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 4000 करोड़ से ज्यादा है। फंड मैनेजर दिनेश आहूजा जी है। सेक्टर्स के बारे में बात करें तो जो इनका जो एलोकेशन है सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है। 74.27% का एलोकेशन हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में दिखाई देता है। ट्रेजरी बिल जो है वो है 13.6%। ट्रेप्स में रिवर्स रिपो में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है और एलोकेशन है 11.06%। दूसरा फंड जो है जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं वो है आईडीएफसी जी सेक फंड। जी सेक का मतलब वही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
5 ईयर का CAGR 10.43% है, एग्जिट लोड है 0 और एक्सपेंस रेशियो में SBI के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है, 0.61% दिखाई देता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 1800 करोड़ के आसपास है। सुयश जी इसके फंड मैनेजर है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही सबसे ज़्यादा निवेश है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पैसा हमें GSEC में जाता हुआ नजर आता है, 98.98% का एलोकेशन किया जाता है। तीसरा जो फंड है वो है निपॉन इंडिया गिल्ड सिक्योरिटीज़ फंड, 11.11% का 5 ईयर का CAGR है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहां पर एग्जिट लोड भी है, इसका ध्यान रखिएगा, 0.25% का एग्जिट लोड है। एक्सपेंस रेशियो 0.61% का है, तो SBI के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन जो IDFC फंड था उसी के साथ चलता हुआ नजर आता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑलमोस्ट 1800 करोड़ के आसपास का ही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 87.15% का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसके बाद रिवर्स रिपो में, ट्रेस्ट में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ GSEC में इन्वेस्टमेंट करना है तो IDFC वाला फंड आपके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% का आपका जो पैसा है GSEC में निवेश किया जाएगा। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो आप निपॉन वाले फंड में या फिर SBI वाले फंड में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। गोल्ड के बारे में, डेट फंड के बारे में बात हो गई, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि इन सब एसेट क्लास में निवेश करना पसंद नहीं करते, उन्हें सिर्फ स्टॉक मार्केट में निवेश करना पसंद है। कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन स्टॉक मार्केट में ही रहेंगे, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है, वो भी अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, और वो ऑप्शन है क्वालिटी ब्लू चिप FMCG स्टॉक्स में निवेश करना। उसका रीजन समझाना चाहूंगा, क्योंकि FMCG सेक्टर बहुत ही डिफेंसिव सेक्टर होता है। कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन आपको जो FMCG प्रोडक्ट्स हैं वो तो यूज करने ही है, डेली बेसिस पर यूज होते हैं। रोज नहाना है, रोज साबुन यूज करना है, शैम्पू यूज करना है, ब्रश करते हैं तो रोज उसका टूथपेस्ट यूज करना है, नाश्ता करना है तो रोज बिस्किट खाना है। तो ये सब चीजें रोज ब रोज यूज होती है, तो ये साइकिल जो है उसे ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये एक अच्छा एसेट क्लास है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये भी इक्विटी मार्केट्स का एक हिस्सा है। अगर इक्विटी मार्केट्स में प्रेशर आता है, सेंटीमेंट बिगड़ता है, तो इन स्टॉक्स पर भी हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसा सेम प्रेशर कोविड के क्रैश पर भी देखने को मिला था, लेकिन जो रिकवरी आती है वो बहुत ही शानदार दिखाई देती है। इसीलिए मेरा मानना है ये डिफेंसिव माने जाते हैं, और यहां पर आप भी इसे कंसिडर करने के बारे में सोच सकते हैं। तो HL सबसे पहला शेयर है, 2132 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि 1.44% हमें नीचे दिखाई दिया। 5 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 1.62% का शानदार डिविडेंड भी है, 71 का इंडस्ट्री का पी, और इसका HUL का पी रेशियो 68 है। तो मार्केट लीडर होने के बावजूद इंडस्ट्री के पी रेशियो के मुकाबले थोड़े से नीचे के पी रेशियो पर ही अवेलेबल है। तो करंट मार्केट प्राइस मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव है, निवेश करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस भी करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है नेस्ले, 16,100 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि हमें फ्लैट दिखाई दिया। 1,55,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 0.84% का डिविडेंड यील्ड है, 68 का इंडस्ट्री का पी, जबकि ये हमें 74 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। लेकिन जोरदार कंपनी है, यहां पर भी निवेश कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव है, बाइंग करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस काफी अच्छा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है डाबर इंडिया, 503 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि 1% हमें नीचे दिखाई दिया। 88,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 0.6% का डिविडेंड है, 71 का इंडस्ट्री का पी, और ये हमें 55 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले सस्ता दिखाई देता है, तो यहां पर भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। क्वालिटी FMCG स्टॉक्स में आप एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं और रिस्क को कंपैरेटिवली कम कर सकते हैं। तो ये 3 जो मैंने आपको रास्ते बताए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा और अपने पैसे को मैनेज कीजिएगा और आपके रिस्क को बहुत ही कंट्रोल कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप भी अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता चले कि कैसे पैसे को मैनेज किया जा सकता है और क्रैश से बचा जा सकता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।